वेलकम बैक एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू करियर प्लैनेट। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों ठोस अवस्था। आई थिंक पिछली क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना? नहीं आ गई होगी तो वापस बता देती हूँ। मैंने पिछली क्लास में आपको डिस्कस करा था ठोस किसे कहते हैं, है ना? ठोस पदार्थ की एक अवस्था है, स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें पार्टिकल्स के बीच में दूरी कम से कम होती है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो मिनिमम होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें, आकर्षण बल कणों के मध्य, तो हम कहेंगे ज्यादा से ज्यादा होता है, वो ठोस होते हैं। अब अगर ठोस कह ही दिया तो कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ना? सरफेस फ्लैट होती है, किनारे तीखे होते हैं। ये छोटी छोटी बातें हमने पढ़ी थी। फिर मैंने कहा था ठोस तो नमक भी है, ठोस तो प्लास्टिक भी है ना? ठोस तो सारी मेटल की शीट्स भी है, और ठोस तो आपका कांच भी है, लकड़ी भी ठोस है, और सल्फर भी ठोस है। तो फर्क क्या है? तो फर्क था लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर। जहां जहां तक तुम्हारी नजर पड़ी वहां अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था हुई, लाइक दिस, है ना? अगर पार्टिकल्स ऐसे अरेंज होंगे बच्चों तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। बिल्कुल ये तो चलो नमक के कण हैं। अगर आपने शुगर क्यूब्स देखे, शक्कर का प्रत्येक दाना देखा आपने, बिल्कुल क्यूब होता है, क्यूबिक होता है, घनीय होता है ना? तो बिल्कुल वेल परफेक्ट या वेल मैनर्ड स्ट्रक्चर जिसे कहे वैसा मिलेगा। और पार्टिकल्स रेंडमली अरेंज ना, जो जहां मर्जी पड़े वहां बैठ गया है ना? तो हम कहेंगे फिर वो कॉटन कैंडी देख लो, चल रहा है ना? जैसे कहते एक बॉडी बिल्डर होता है तो उसकी बॉडी एकदम परफेक्ट होती है ना? कहीं से भी कोई है ना, मतलब एक्स्ट्रा फैट नहीं होता, तो वो एकदम परफेक्ट है, मतलब वो क्रिस्टल है। और कोई कहाँ से फैल रहा है, कोई कहाँ से फैल रहा है, तो बिल्कुल अदरक ही हो रखा है, तो बेचारा अमॉर्फस है, अक्रिस्टलीय ठोस है। लाइक ऐसे आप पढ़ सकते हैं। तो अभी तक क्लियर हो गया कि ठोस दो प्रकार के होंगे, क्रिस्टल और अक्रिस्टल, है ना? निश्चित और नियमित ज्यामिति मतलब क्रिस्टल, और अनिश्चित और अनियमित ज्यामिति मतलब तो हम कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस, यानी कि अमॉर्फस सॉलिड। अब चलो अक्रिस्टलीय ठोस को हम दूर कर देते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात करें तो तुम कहोगे भी जितने भी आयनिक यौगिक है वो क्रिस्टलीय ठोस है ना? भाई NaCl है तो KCl है तो सीजियम क्लोराइड है तो K2SO4 है तो सोडियम सल्फेट है, सोडियम एसिटेट, सबके सब क्रिस्टल्स है। तो हम कहेंगे ठीक है, आयनिक कंपाउंड सारे के सारे क्रिस्टल्स है। और आयनिक कंपाउंड में प्रॉब्लम क्या है? तो हम कहेंगे प्लस है और माइनस है, बीच में प्रबल आकर्षण है, और प्लस के पास माइनस को ही बिठाना है और माइनस के पास प्लस को ही बिठाना है, तो फिर सेटिंग चेंज नहीं कर सकते, सिटिंग अरेंजमेंट चेंज नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था। आयनिक ठोस की बात कर रही हूं तो अवयवी कण है तुम्हारे धनायन और ऋणायन, प्लस और माइनस, तो हम कहेंगे भी परफेक्ट अरेंजमेंट है, तो वो आयनिक ठोस हो गया। फिर तुम कहोगे धातु भी तो सारे ठोस है ना? तो धातु भी सारे क्रिस्टल है, ठोस तो है ही, लेकिन धातुओं में भी क्या होती है, अभी आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, पैकिंग होती है कि भाई ये वाले धातु है, मान लो S ब्लॉक के हैं तो हम कहेंगे इनमें BCC पैकिंग है। फिर कुछ और मजबूती वाली पैकिंग है तो हम कहेंगे HCP है ना? या फिर हम कहेंगे सिंपल क्यूबिक है, SCC पैकिंग। तो पैकिंग मतलब त्रिविम आकाश के अंदर अवयवी कणों की व्यवस्था। अब वो किस रूप से व्यवस्थित है वो उनकी पैकिंग होती है। पैकिंग मतलब निबिड़ संकुलन होता है। तो हम कहेंगे धातु में भी परफेक्ट अरेंजमेंट होता है, वेल परफेक्ट अरेंजमेंट होता है, वेल मैनर्डली वो अरेंज होते हैं, है ना? निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है धातु परमाणुओं की। तो भाई धातु परमाणु भी क्या है, धातु भी क्या है, तो हम कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस। तो अभी तो आपने कहा आयनिक यौगिक क्या है, तो हम कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस। तो धातु क्या है, वो भी क्रिस्टलीय ठोस है। अब तुमने ग्रेफाइट सुना है, डायमंड सुना है, फुलरिन सुना है, सिलिकॉन कार्बाइड सुना है ना? तो हम कहेंगे ये भी ठोस है। और हीरा तो क्रिस्टल का सबसे बेहतरीन उदाहरण है ना? तो हम कहेंगे हाँ, डायमंड तो आपका क्रिस्टल है, क्रिस्टलीय अवस्था है। तो भाई हीरा ना तो धात्विक में आ सकता है क्योंकि वो तो फॉर्मूला कार्बन है, तो धातु में तो नहीं ले सकती। तो आयनिक में तो कार्बन में कहाँ से प्लस माइनस आया? तो मैं कहूँगी हीरा धात्विक भी नहीं है, आयनिक भी नहीं है, तो भाई है क्या? तो बच्चों हीरे में बंध तो सहसंयोजक है, लेकिन त्रिविम में इतनी बड़ी ज्योमेट्री है कि वो बहुत बड़ी ज्योमेट्री लेता है, वृत्त विशालकाय संरचना बनाता है और क्रिस्टलीय अवस्था में आता है, क्योंकि उसका अरेंजमेंट जो है, अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो फिक्स्ड है ना? बहुत सारे चतुष्फलकीय कार्बन जो है आपस में कनेक्टेड रहते हैं, है ना? और फिक्स ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है। तो हम कहेंगे भी डायमंड भी क्रिस्टलीय ठोस हो गया, है ना? तो इस तरह के क्रिस्टलीय ठोस डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है। तो मैं कह दूंगी इनको तुम कह दो सहसंयोजक त्रिविम ठोस, क्योंकि इनमें मध्य में बंध तो सहसंयोजक है, लेकिन त्रिविम मतलब त्रिविम आकाश के अंदर 3D के अंदर वो जालनुमा संरचना बनाते हैं, तो सहसंयोजक त्रिविम जालक ठोस कह दो तो भी ठीक है ना? कोवेलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड कह दो तो भी ठीक है। अब हम कहेंगे चलो ये तो समझ में आता है। फिर हमने पढ़ा है शुष्क बर्फ, पढ़ा है शुष्क बर्फ रेफ्रिजरेंट प्रशीतक के रूप में काम में लेते हैं। तो हम कहेंगे शुष्क बर्फ मतलब
मतलब ठोस CO2, तो हम कहेंगे हाँ शुष्क बर्फ मतलब ठोस CO2। तो भाई CO2 भी क्या है, तो हम कहेंगे ठोस CO2 क्रिस्टल है ना, उसके बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्टल्स होते हैं अगर आप स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे अब इसको कहाँ रखें भाई। अब CO2 में तो कोई बहुत बड़ा 3D स्ट्रक्चर भी नहीं है ना। ठोस अमोनिया भी मिलेगा, ठोस मैथेन भी मिलेगा, ठोस फॉस्फोरस भी मिलेगा। फिर बर्फ भी क्या है आपका क्रिस्टल है ना। ग्लूकोज क्या है क्रिस्टल है, शुगर क्या है क्रिस्टल है। और तो भाई इनको कहाँ डालें, इनकी तो कोई बहुत बड़ी 3D स्ट्रक्चर भी नहीं होती है ना। अब मैं कहूँ कि भाई ना ग्लूकोज की बात करो या शक्कर की बात करो तो ठोस नहीं है क्या, तो तुम कहोगे हाँ। और शक्कर के तो सारे दाने हमें पता है क्यूबिक रूप में होते, तो क्रिस्टल भी है। तो मैं कहूँगी अच्छा तुम पहले वाले में डाल दो, तो तुम कहोगे पहली कैटेगरी तो आयनिक की है, तो मैं आयनिक में तो नहीं डाल सकता, शुगर में कहाँ से आयंस बनेंगे। तो दूसरे में डाल दो, तो तुम कहोगे धातु, शुगर कहाँ से धातु हो गई, पॉसिबल नहीं है, तो मेटालिक सॉलिड में भी नहीं डाल सकता। तो तीसरे में डाल दो कोवेलेंट 3D नेटवर्क, तो हम कहेंगे शुगर का तो एक फॉर्मूला है ना, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज, और शुगर क्या होती है C12H22O11, तो तुम कहोगे उसमें भी नहीं डाल सकता, उसमें तो बहुत बड़ी ज्योमेट्री, फॉर्मूला बनेगा नहीं, सेट नहीं होगा। तो अब कहाँ डालें, तो हम कहेंगे भाई ऐसी भी कैटेगरी ले लेते हैं जिनमें आपके बंध तो सहसंयोजक है, लेकिन जनरली वे अणु रूप में पाए जाते हैं। मतलब एक अणु जो है वो अलग अलग है, एक अणु का दूसरे से कोई लेना देना नहीं, दूसरे का तीसरे से नहीं, लेकिन जब ठोस अवस्था में आए तो प्रॉपर अरेंज हो गए। तो हम कहेंगे ठीक है भाई अणु है तो आणविक ठोस। अब क्या आणविक ठोस अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण है या कोई आकर्षण नहीं है, लंडन फोर्सेस है या हाइड्रोजन बंध है, तो हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना। तो हम कहेंगे ले दे के हमने क्या किया, तो बच्चों हमने क्रिस्टलीय ठोसों को डिवाइड कर दिया है ना। हमने क्रिस्टलीय ठोसों को क्या किया, डिवाइड कर दिया किसमें, तो हम कहेंगे सबसे पहला आयनिक ठोस, दूसरा धात्विक ठोस, तीसरा सहसंयोजक त्रिविम ठोस, और चौथा तो तुम कहोगे आणविक ठोस। ठीक है, तो इंग्लिश नेम भी लिख लेते हैं इन सबके। तो बच्चों पहला तुम्हें दिया है आयनिक ठोस मतलब आयोनिक सॉलिड, ठीक है भाई, आयनिक ठोस आयनिक सॉलिड। दूसरा है धात्विक ठोस मतलब धातु परमाणु होंगे, तो हम कहेंगे ओके भाई मेटालिक सॉलिड की बात कर रहे हैं। तीसरा है सहसंयोजक त्रिविम ठोस, और हिंदी में तो लिखा ही है, इंग्लिश में आप लिखेंगे कोवेलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट मतलब बंध दो सहसंयोजक है, 3D त्रिविम आकाश में, नेटवर्क जालनुमा संरचना बनाता है, और भौतिक अवस्था तो ठोस है तो सॉलिड। और फोर्थ जो है बच्चों दैट इज आणविक ठोस यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है भाई, आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इसमें मैंने तुम्हें 3 पार्ट बताए थे है ना। हो सकता है कि इसमें अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण हो, तो तुम उसका नाम लिख देना ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, ध्रुवीय मतलब बच्चों पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। हो सकता है कोई आकर्षण नहीं हो, CO2 तो अध्रुवीय पढ़ा है ना, CO2 की रेखीय ज्यामिति होती है ना, और रेखीय ज्यामिति वाले तो पक्का अध्रुवीय होते हैं। अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो हम कहेंगे CO2 तो नॉन पोलर है। तो अब अध्रुवीय भी अगर ठोस अवस्था में है और क्रिस्टल भी बना रहा है तो कोई बात नहीं, नाम लिख दो अध्रुवीय ठोस या अध्रुवीय आणविक ठोस। और अगर बर्फ की बात करूं तो तुम कहोगे बर्फ में है हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, तो तुम लिखोगे उसको, यहां लिख देते हैं हाइड्रोजन बंधित ठोस। ठीक है, तो पहले तो तुम्हें ये क्लासिफिकेशन आना चाहिए बच्चों। क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा गया है, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक त्रिविम ठोस और आणविक ठोस। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ कि अगर मैं चालकता की बात करूं तो आयनिक यौगिकों में तो करंट आता है, आयनिक कंपाउंड्स में करंट आता है, धातु में भी करंट आता है, लेकिन तुम्हें यहाँ सहसंयोजक त्रिविम ठोस इसमें कोई करंट नहीं आएगा, आणविक ठोस में कोई करंट नहीं आएगा। ठीक है, अब तुम कहोगे ग्रेफाइट में तो आता है, तो ग्रेफाइट में आता है भी, आपको रीजन पता है ना, ग्रेफाइट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो करंट आता है। ठीक है, अदरवाइज आपको ध्यान रखना है यहाँ चालकता वाली बात आ जाए तो किसी में करंट नहीं आता। बाकी 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लासिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं। क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांट दिया, आयनिक, धात्विक, कोवेलेंट, 3D नेटवर्क, मॉलिक्यूलर, आणविक। आणविक में हम कहेंगे बंधों या अणुओं के मध्य आकर्षण कौन सा है, तो अगर ध्रुवीय आकर्षण है मतलब डाइपोल इंटरेक्शन है तो ध्रुवीय,
किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं है, वंडरवॉल वीक फोर्सेस है, लंदन बल है, परिक्षेपण बल है, तो अध्रुवीय, और अगर उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अब इनको बच्चों डिटेल में डिस्कस करते हैं कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास आयनिक ठोस। तो जो भी आयनिक ठोस होगा वो आयनिक यौगिक होगा, बिल्कुल, जो भी आयोनिक सॉलिड होगा वो आयोनिक कंपाउंड होगा। और आयंस के बीच में क्या होगा, तो बच्चों आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल। भाई प्लस और माइनस तो अट्रैक्ट करेंगे ना, तो हम कहेंगे प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो तुम बोलोगे आयनिक ठोस। अब मुझे बताओ नमक का पैकेट है, उसमें करंट आएगा क्या, है ना, नमक का कंटेनर है, बाउल, उसमें करंट आएगा नहीं। नमक को पानी में घोल दो, करंट आएगा। नमक को मोल्टन स्टेट में ले लो, गलित अवस्था में ले लो, तब भी तुम देखोगे करंट आएगा। तो बच्चों गलित अवस्था में नमक में आयन क्या हो जाते हैं, Na अलग Cl अलग, Na प्लस अलग Cl माइनस अलग, है ना। और पानी में डाल दोगे तब भी नमक जो है वो गायब हो जाता है, क्योंकि आयंस जो है वो अलग हो जाते हैं, घुल जाता है ना। तो तुम कहोगे भाई पानी में घोल दो, विलयन अवस्था ले लो, किसी और में भी घुलता है तो उसमें घोल दो, है ना। या फिर तुम क्या करो, गलित अवस्था ले लो, मोल्टन स्टेट ले लो, तब तो करंट आएगा। तो बच्चों आयनिक कंपाउंड जो है ठोस अवस्था में तो करंट नहीं आएगा, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक। लेकिन अगर गला हुआ है, अगर विलयन अवस्था है, तो 100% क्या होगा, करंट आएगा। और आयनिक यौगिकों में आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते आयनिक कंपाउंड होता ही क्या है, प्लस और माइनस। तो बच्चों प्लस और माइनस में प्रबल आकर्षण बल है, दैट्स वाई इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा है। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक काफी हाई होते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये है आपका आयनिक ठोस, इसके बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों मेटालिक सॉलिड, जिसे हम बोलेंगे धात्विक ठोस। तो धातु बोल दो, धातु हमेशा क्रिस्टलीय अवस्था में होगा। तो ये धात्विक क्रिस्टल्स होते हैं जिनमें धात्विक परमाणु होते हैं। और धातु परमाणु में कौन सा बंध है, तो मेटालिक बॉन्ड, धात्विक बंध होता है। अब धातु की प्रॉपर्टी क्या है, तो भाई धातु हमेशा कठोर होता है, दृढ़ होता है, आघात वर्धनीय, चोट सहन करने वाला, है ना। आघात, चोट पहुंचाना, वर्धनीय उसको एक्सेप्ट कर लेगा, सहन कर लेगा। तो धातु हमेशा कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं और आघात वर्धनीय होते हैं। अब लोहे में करंट आता है तो ये थोड़ा ना कहोगे कि लोहा पिघला हुआ है कि ठोस है, करंट तो आएगा, हर हाल में आएगा। तो बच्चों ये चाहे ठोस अवस्था में हो या गलित अवस्था में हो, इनमें करंट आता है, मतलब ये धारा का चालन करते हैं, सोचना ही नहीं है कि करंट कब आएगा। ठीक है, आयनिक में तो आपको सोचना पड़ रहा था। देन है बच्चों हमारे पास आणविक ठोस। ठीक है, अब आणविक ठोस तो हम कहेंगे आणविक ठोस में ध्रुवीय अणु हो सकते हैं, अध्रुवीय अणु हो सकते हैं। अभी बताया था, है ना, कि भाई मेथेन को भी ठोस अवस्था में ला सकते हो, अमोनिया को भी ला सकते हो, HCl को भी ला सकते हो, और ठोस CO2 तो पड़ा ही है, शुष्क बर्फ। तो भाई CO2 तो अध्रुवीय है, मेथेन अध्रुवीय है, लेकिन अमोनिया ध्रुवीय था, HCl वो भी ध्रुवीय था। अब जो ध्रुवीय होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकता है, तो वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे इनमें अध्रुवीय और ध्रुवीय दोनों अणु हो सकते हैं। ठीक है, और इनमें मोस्टली वंडरवॉल आकर्षण बल होते हैं, या द्विध्रुव आकर्षण बल होते हैं, या लंदन फोर्सेस यानी कि परिक्षेपण बल होते हैं, या फिर हाइड्रोजन बंध होते हैं। अब मैंने आपको पहले ही कहा था इनमें कभी करंट आने के बारे में सोचना मत, है ना। तो ये न तो ऊष्मा के चालक होते हैं, ना ही विद्युत के चालक होते हैं। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, इनमें तो करंट आना नहीं है। ओके, अब अगर हम बात करें बच्चों पहला अध्रुवीय आणविक ठोस, तो मुझे बताओ अध्रुवीय मतलब इनमें ध्रुवीयता नहीं, है ना। अध्रुवीय मतलब क्या, इसमें प्लस माइनस नहीं करने बैठोगे। ठीक है, तो बच्चों रूम टेम्परेचर पे तो ये गैस हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, लेकिन जब हम इनको जमाएंगे, है ना, ठोस अवस्था में कन्वर्ट करेंगे, क्रिस्टलाइज करेंगे, तो क्रिस्टल्स बनते हैं। ठीक है, अब तुम बताओ कि भाई ये अध्रुवीय अणु है, इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं है, और ये भी अध्रुवीय अणु है, इसमें प्लस माइनस नहीं, फिर भी इनके मध्य आकर्षण बल है। तो बच्चों अध्रुवीय अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है उसे कहते हैं वंडरवॉल फोर्स होता है, लेकिन उसमें भी जो टाइप होता है वो होता है परिक्षेपण बल, लंदन फोर्सेस, है ना। लंदन फोर्सेस, लंदन बल या फिर परिक्षेपण बल टाइप वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही है।
तो हम कहेंगे ठीक है, इनमें लंदन बल होते हैं या परिक्षेपण बल पाए जाते हैं। अब इनके उदाहरण दे दो तो बच्चों देखो, ठोस CO2, ठोस CO2 को हम बोलेंगे शुष्क बर्फ, ठीक है, ठोस CO2 यानी तो हम कहेंगे शुष्क बर्फ जो है वो अध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण है, ठीक है। सॉलिड CO2 समझ में आ गया। अब फास्फोरस को जमाओगे, ठोस लिख दो, है ना, तब भी वो क्या होगा, क्रिस्टलाइज तो हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई प्लस माइनस तो है नहीं, ठीक है। और कुछ बताएं तो हम कहेंगे ठोस आयोडीन, आयोडीन क्या होगा, ठोस अवस्था में होगा तो आई सिंगल बॉन्ड आई, अब कहाँ प्लस माइनस करने बैठोगी, है ना, तो ये हो गया। या फिर बच्चों तो तुम लिखो ठोस मीथेन, वैसे तो मैथेन मार्श गैस है ना, लेकिन ठोस अवस्था में क्रिस्टलाइज हो जाएगी, जब आप उसको लिक्विफाई करोगे और फिर ठंडा करोगे तो वो क्या हो जाएगी, क्रिस्टल बनाएगी। लेकिन ऐसे क्रिस्टल जिनके बीच में किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं है सिवाय लंदन बल के, तो हम कहेंगे इस तरह के ठोस जो है वो अध्रुवीय आणविक ठोस है। लेकिन क्रिस्टलीय अवस्था में इनकी परफेक्ट शेप है, किसी और में ऐसा शेप नहीं, हर अणु का एक जैसा शेप है, तो हम कहेंगे तो क्रिस्टल है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं अध्रुवीय में दूसरा पॉइंट, तो बच्चों ध्रुवीय आणविक ठोस। अब ध्रुवीय का मतलब ही होता है एक हिस्सा प्लस, है ना, और एक हिस्सा माइनस। जैसे उदाहरण की बात करूं बच्चों तो इसका उदाहरण तुम्हें मिलेगा ठोस HCl। अब तुम मुझे बताओ HCl में तो H प्लस है ना, और Cl क्या है, तो हम कहेंगे माइनस है। तो बच्चों एक हिस्सा प्लस एक हिस्सा माइनस मतलब ये द्विध्रुव है। एक द्विध्रुव के पास दूसरा द्विध्रुव ऐसे बैठेगा कि इसका प्लस इसके माइनस को अट्रैक्ट करेगा और इसका माइनस इसके प्लस को अट्रैक्ट करेगा। फिर तीसरा आएगा तो भाई वो भी तो यूं ही आएगा, तो हम कहेंगे ये तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल है, ठीक है। अब ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं, है ना, हल्का सा इसको प्रेस करेंगे तो ये टूट जाता है, ठीक है। और कुछ अलग होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, करंट इनसे उम्मीद नहीं रख सकते। तो ठोस HCl क्या, तो हम कहेंगे भाई ठोस HCl जो है वो आपका हो जाएगा ध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी, ध्रुवीय आणविक ठोस, तो हम कहेंगे ठोस HCl, ठीक है। और कुछ तो बच्चों अगर ठोस SO2 ले लें, अब सबसे बड़ी गड़बड़ क्या लगेगी आपको कि लो CO2 को तो अध्रुवीय में डाल दिया और SO2 को ध्रुवीय में डाल दिया, एक जैसे तो है, एक जैसे ही है, सोचे, है ना, तो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। जब हम CO2 की बात करते हैं तो CO2 रेखीय ज्यामिति होती है ना, C और O में ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये लीनियर ज्योमेट्री है भाई, रेखीय ज्यामिति है। एक जना इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बंद की ध्रुवीयता दूसरी तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो म्यू 0 हो जाता है। ध्रुवीयता का मापन म्यू से करते हैं और म्यू 0 मतलब ध्रुवीयता है ही नहीं, तो ध्रुवीयता है ही नहीं तो अध्रुवीय, हिंदी में तो और इजी है। लेकिन जब मैं SO2 की बात करूंगी बच्चों तो S डबल बॉन्ड O और सल्फर के वैतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लोन पेयर पड़ा है। अब ये तुम्हें कहाँ दिखा कि ये अध्रुवीय है ना, ये ऑक्सीजन कहेगा भाई इलेक्ट्रॉन का खिंचाव मेरी तरफ कर दे, ये कहेगा मेरी तरफ कर दे, और ये लोन पेयर है, ये ऑपोजिट, लोन पेयर तो सल्फर का है तो ऑपोजिट, कैंसिल भी नहीं होंगे क्योंकि बॉन्ड मोमेंट अलग अलग है भाई, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऊपर लोन पेयर है, बंद आउट सबका अलग अलग आएगा, तो हम कहेंगे कैंसिल नहीं होगा, लेकिन इसमें ध्रुवीयता होगी, यहाँ म्यू 0 नहीं हो सकता। तो भाई म्यू 0 है तो अध्रुवीय, और म्यू 0 नहीं है तो हम कहेंगे ध्रुवीय। तो आप समझ में आया, ठोस SO2 तो याद रखेंगे ध्रुवीय में आएगा, लेकिन अगर मैंने कह दिया ठोस CO2 तो याद रखेंगे अध्रुवीय में आएगा, है ना। पोलर नॉन पोलर क्लियर होना चाहिए, द्विध्रुव आघूर्ण वाला टॉपिक क्लियर होना चाहिए। चीजें जो छूटती है ना 11th में वो आगे दुख देती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रखेंगे, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो आणविक ठोस तो होंगे यहाँ ठीक है, कमरे के ताप पर तो ये द्रव होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गैस होते हैं, लेकिन जब हम इनको क्रिस्टलाइज करते हैं तो ये क्रिस्टल बनते हैं, ठोस अवस्था में ये क्रिस्टल बनाते हैं। यदि इनके बीच में आकर्षण है, यदि ये खुद ध्रुवीय प्रकृति के हैं तो इनके बीच में द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण होता है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि अध्रुवीय होते हैं, इनके बीच में किसी तरह का कोई आकर्षण नहीं है सिवाय लंदन बल के या वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, लेकिन वो माने जाएंगे अध्रुवीय, ये माने जाएंगे ध्रुवीय। अब अगर मैं कहूँ बर्फ, अगर मैं कहूँ ग्लूकोज और मैं कहूँ शुगर,
तो बच्चों बर्फ मतलब तो पानी हुआ ना, और पानी के अणुओं के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, नहीं होता क्या, है ना। ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो हमने तो पढ़ा ही है कि बर्फ चाहे पानी हाइड्रोजन बंद होता है, ये पॉजिटिव, ये आगे ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट होगा, ये H+ के साथ, तो ये तो कुछ ऐसा दिखाएगा। तो भाई बर्फ में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ग्लूकोज क्यों पानी में घुलता है, तो ग्लूकोज में बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं और पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए ग्लूकोज पानी में घुलता है। शुगर तो उसमें भी वही चीज है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बंधित, ये कहाँ पहुंच गए अपन, सहसंयोजक में पहुंच गए क्या, हाइड्रोजन बंधित त्रिविम ठोस कहाँ चला गया, ओह ये रहा। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, तो हम कहेंगे इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इनमें अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, ये तो पक्का है। उदाहरण दो तो हम कह देंगे भाई बर्फ क्रिस्टल है लेकिन इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। दूसरा उदाहरण दो तो हम कहेंगे ग्लूकोज। तीसरा उदाहरण दे दो तो हम कह देंगे शुगर। ठीक है, इन सब में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध है। और जब हम इनको क्रिस्टलाइज करते हैं तो ये अच्छे से क्रिस्टल्स बनाते हैं। अब क्रिस्टल बनाते हैं फिर तो हम कहेंगे इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी है और ये क्रिस्टल भी है, और इनका अपना अपना एक फॉर्मूला है, सिंगल सिंगल, मतलब एक यूनिट का दूसरे से कोई लेना देना नहीं, दूसरी का तीसरे से कोई लेना देना नहीं, सब अलग अलग अणु हैं। तो भाई जब सब अलग अलग अणु हैं तो आणविक ठोस, आई बात समझ में। तो ये है हमारे हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। और फोर्थ जो कैटेगरी थी तो हम कहेंगे वो कैटेगरी है हमारी सहसंयोजक त्रिविम ठोस। ठीक है, अब बच्चों सहसंयोजक त्रिविम ठोस में क्या होगा, तो हम कहेंगे सहसंयोजक बंध है। 3D नेटवर्क से तुम क्या समझे, तो 3D नेटवर्क मतलब त्रिविम आकाश, बहुत बड़ी ज्योमेट्री है ना। आपने कह दिया डायमंड का फॉर्मूला, हीरे का सूत्र क्या है, तो हीरे का सूत्र तो C है, लेकिन वो C चतुष्फलक, फिर जो C है ये भी चतुष्फलक, ऊपर वाला C है वो भी चतुष्फलक, ये वाला ये भी चतुष्फलक, फिर वो चतुष्फलक में जिससे जुड़ता है वो आगे चतुष्फलक। तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है, इतनी जायंट ज्योमेट्री हो जाती है, और हर कोई अपनी जगह पे बिल्कुल तरीके से वेल मैनर्ड, है ना, निश्चित और नियमित रूप से व्यवस्थित तो होता है। तो हम कहेंगे त्रिविम आकाश में अगर आप निश्चित और नियमित रूप से व्यवस्थित हो तो फिर तो सहसंयोजक बंधों से बंधे हुए हो, तो सहसंयोजक 3D नेटवर्क त्रिविम ठोस। उदाहरण तो बहुत सारे हो सकते हैं भाई, है ना। देखो सहसंयोजक बंध होंगे, त्रिविम आकाश में सहसंयोजक बंधों से जुड़ के विशाल संरचना का निर्माण करेंगे, इसलिए ठोस होते हैं। अवस्था इनकी क्रिस्टलीय होती है। उदाहरण बताइए, तो उदाहरण आपको लिखना है डायमंड, फिर लिखना है ग्रेफाइट, फिर लिखना है फुलरिन। तो आपको अगर आपने तो कार्बन के क्रिस्टलीय रूप लिख लिए, सही है क्या, 11th में पढ़ा था। कार्बन के क्रिस्टलीय रूप बताइए, हीरा ग्रेफाइट फुलरिन। अक्रिस्टलीय रूप बताइए तो उसमें कोक भी आ जाएगा, कोयला भी आ जाएगा, चारकोल भी आ जाएगा, है ना, तो होंगे वो अक्रिस्टलीय रूप है। अब हीरा ग्रेफाइट फुलरिन के अलावा तो बच्चों सिर्फ सिलिकॉन दिया हुआ, ठीक है ना। सिलिकॉन क्यों, तो देखो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर ऐसा है, ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही, एक परमाणु तो है नहीं, विधातु तो है नहीं, ये उपधातु है, तो ये इस तरह से 3D में ही तो खत्म ही नहीं होगा फिर, समझे मेरी बात। तो ये ऐसी ज्योमेट्री तो हम इसे क्या माने, लो त्रिविम आकाश में इतनी बड़ी ज्योमेट्री है तो हम कहेंगे ना सहसंयोजक त्रिविम ठोस है। फिर उदाहरण दो तो सिलिकॉन की जगह SiO2, सिलिका जिसे अपन मिट्टी या रेत बोल रहे हैं, सिलिकॉन कार्बाइड बच्चों, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, ये भी इसी का उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सहसंयोजक त्रिविम ठोस। तो मेरे हिसाब से सारे क्रिस्टलीय ठोस पता चल गए भाई। जो भी क्रिस्टल होगा या तो वो आयनिक होगा या वो धात्विक होगा, या 3D में इतनी बड़ी ज्योमेट्री बनाएगा तो सहसंयोजक त्रिविम होगा, और नहीं तो फिर वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड या गैस होगा। अब उसमें भी वो ध्रुवीय हो सकता है, अध्रुवीय हो सकता है, हाइड्रोजन बंधित हो सकता है, तो ढूंढ के उसकी कैटेगरी सेट कर दो। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि भाई चालक कौन होंगे, तो तुम कहोगे धात्विक और आयनिक चालक में रखने, और इनमें से तो एक ग्रेफाइट वाला ये चालक होता ही है, ये आपको याद रखना है, ग्रेफाइट चालक होता है ना, क्योंकि sp2 संकरण है और युग्मित इलेक्ट्रॉन है, मूव कर सकता है, दैट्स व्हाई करंट आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अब देख लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स इन्हीं पे बेस्ड, देखें क्या कर पाते हम। तो बच्चों पहला सवाल है, निम्न में से कौन त्रिविम ठोस है।
त्रिविम समझ गए ना, 3D में बहुत बड़ी ज्योमेट्री बनाएगा। तो भाई 3D में तो एक फॉर्मूला तो हो नहीं सकता, बड़ी ज्योमेट्री कौन बनाएगा, तो हम कहेंगे 3D में बड़ी ज्योमेट्री बनाएगा डायमंड। सो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा बच्चों डायमंड। देन निम्न में से आयनिक ठोस का गुण नहीं है। अब मुझे बताओ आयनिक यौगिक प्रबल आकर्षण बल दिखाएंगे। आयनिक यौगिक है तो आयनों के मध्य क्या होगा, प्रबल आकर्षण बल। विषम दैशिक प्रकृति तो विषम दैशिक किसकी प्रॉपर्टी है, तो हम कहेंगे क्रिस्टल की। तो क्रिस्टल विषम दैशिक होता है और क्रिस्टल का एक प्रकार है आयनिक ठोस, तो विषम दैशिक होगा, गलत सोचना ही नहीं इसके बारे में। भंगुर प्रकृति तो आपने पढ़ा है, नमक की डली होती है ना, दबा दो टूट जाएगी, तो भंगुर मतलब थोड़ा दबाएंगे तो टूट जाएगी, तो बिल्कुल। और गलित अवस्था में कुचालक, ये कब से होगी, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में चालक होते हैं और गलित अवस्था में भी चालक होते हैं, क्योंकि आयंस दूर दूर होते हैं। तो गलित में तो चालक हुआ ना, कुचालक तो नहीं हुआ। और ये क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, तो हम कहेंगे ये ऑप्शन गलत है भी। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट को वर्गीकृत नहीं कर सकते, तो भाई ग्रेफाइट चालक है, इतनी देर से पढ़ रहे हैं, चालक है। त्रिविम ठोस है, बिल्कुल 3D में बहुत बड़ी ज्योमेट्री होती है, षटकोणीय पड़ती है। और सहसंयोजक ठोस है, तो बिल्कुल सारे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सहसंयोजक बंध है, एक्चुअली वो सहसंयोजक त्रिविम ठोस है, तो ये भी ठीक, ये भी ठीक। तो फिर आयनिक, तो ग्रेफाइट में प्लस माइनस कहाँ से लाएंगे, तो हम कहेंगे नहीं ये तो गलत है, तो आयनिक ठोस नहीं है, यही लिखा है तुमने उत्तर, तो बिल्कुल सही। अगले का जवाब दो। तो भाई आयनिक ठोसों का गुण है, ध्यान रखना, आयनिक ठोस क्या दर्शाएगा, तो उच्च गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना इसको, और उच्च क्वथनांक, विद्युत चालकता, मृदु, दुर्बल आकर्षण। तो आयनिक यौगिक में हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो हमें यहाँ बिल्कुल होता है। फिर आयनिक यौगिक में चालकता होती है, तो मुझे बताओ आयनिक ठोस है ना, तो हम कहेंगे नहीं, ठोस में तो नहीं होती चालकता। गलत लिखता तो मैं मान लेती, विलियन लिखते तो मान लेती, तो ये तो गुण नहीं है। फिर आयनिक यौगिक मृदु कब से हो गए, सॉफ्ट कब से हो गए, हमने तो पढ़ा था आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं, है ना, तो हम कहेंगे नहीं, सॉफ्ट तो नहीं होते। और दुर्बल आकर्षण, आयनों के बीच में तो प्रबल आकर्षण होता है, तो ये तीन प्रॉपर्टी तो आयनिक की नहीं है। पूछा क्या है, आयनिक ठोसों का गुण है, तो हाँ हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा तो होता ही है ना, तो उच्च गलनांक, उच्च क्वथनांक। देन बच्चों आणविक ठोसों में अवयवी कण है। अब आणविक ठोस मैंने बताया था कमरे के ताप पे द्रव या गैस होंगे, है ना, अब उनके अवयवी कण क्या है, अणु। अब चाहे वो ध्रुवीय हो चाहे अध्रुवीय हो, है ना, तो हम कहेंगे आणविक ठोस में अवयवी कण मतलब किससे मिलके बना है, तो भाई आणविक ठोस अणुओं से मिलके बना है। अगर अध्रुवीय से मिलके बना है तो अध्रुवीय आणविक ठोस, और ध्रुवीय कणों से मिलके बना है तो ध्रुवीय आणविक ठोस। तो भाई मुझे तो दोनों ठीक लग रहे हैं, तो हम कहेंगे दोनों आंसर सही है। देन बच्चों अगला सवाल है, निम्न में से हाइड्रोजन बंधित ठोस है। अब ऑप्शन देख के हंसी आ जाएगी कि हाइड्रोजन बंधित ठोस है और पहला तीसरा और चौथा इनमें हाइड्रोजन है ही नहीं, तो भाई हाइड्रोजन बंध बनाना चाहते हो तो हाइड्रोजन तो लेके आओ। आयोडीन में कहाँ से हाइड्रोजन बंध बनाओगे, कॉपर में कौन सा हाइड्रोजन बंध बना लोगी, और नमक में कहाँ से हाइड्रोजन बंध बनेगा, तो हम कहेंगे यहाँ तो हाइड्रोजन ही नहीं है। और अमोनिया में एक्टिव हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन बंध होगा, तो हम कहेंगे यहाँ सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। देन निम्न में से आयनिक ठोस है, अब ढूंढ लो, आयंस होने चाहिए, तो दिख गया आपको, है ना, आयंस होने चाहिए, है ना, NaCl, सिलिकॉन कार्बाइड, अमोनिया, HCl। अब देखो यहाँ सही उत्तर आपका सही है NaCl, कुछ बच्चों को लगेगा HCl क्यों नहीं ले रहे हो, तो मेरी बात सुनो, पहली बात तो HCl ठोस है, कोई बात नहीं, ठोस अगर नहीं भी होता, गलित अवस्था में भी होता, तो बच्चों ये आंशिक नेगेटिव होता है, ये आंशिक पॉजिटिव होता है, ये जो बंध है ना ये सहसंयोजक बंध है, ठीक है, ये एक अणु है। NaCl में ये अणु नहीं है, ऐसा थोड़ा लिखोगे तो गलत है, NaCl में साझा होता ही नहीं है ना, NaCl में तो बनता ही ट्रांसफर से है, Na+ और Cl-, ये तो होता ही नहीं, लेकिन यहाँ साझा करके बंध बना हुआ है, तो आपको बताना है ये ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक है, ये एग्जैक्टली आयनिक यौगिक है, ठीक है, तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा NaCl, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करा लेती हूँ बच्चों, आपकी बुक में ही है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है।
चलो इतनी स्पेस काफ़ी होगी हमारे पास, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन है बच्चों, निम्न को वर्गीकृत कीजिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स लिख रही हूँ, आपको वर्गीकृत करना है। अब वर्गीकृत कैसे करना है, तो आपको बताना है क्या ये आयनिक ठोस है, क्या ये सहसंयोजक ठोस है, क्या भाई ध्रुवीय है, अध्रुवीय है, आणविक ठोस है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है, धात्विक है, या फिर है ही नहीं, क्रिस्टल ही नहीं है, और क्रिस्टल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे जवाब आपको मुझे देने हैं। तो इसमें पहला जो आपको ऑप्शन दिया है, चेक कर लेते हैं। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास है P4O10। अब आपको दिमाग लगा के बताना है P4O10 क्या है। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है वो है अमोनियम फॉस्फेट। फिर आप दिमाग लगाओ, अमोनियम फॉस्फेट को किस में बांटेंगे। तीसरा ऑप्शन है ठोस HCl। ठीक है भाई। फोर्थ है आपके पास बच्चों SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, सोचे। पांचवा है ठोस आयोडीन। ठीक है, छठा है ठोस फास्फोरस। ठीक है, सातवां है Rb, आठवां है Li। ठीक है, और नाइन्थ जो आपको दे रखा है वो है प्लास्टिक, फिर ग्रेफाइट। नाइन्थ में आपके पास है प्लास्टिक, 10th में है बच्चों आपके पास ग्रेफाइट, 11 में आपके पास है पीतल, 12 में है कांच। ठीक है, डिवाइड करते चलो, आंसर देते चलो बच्चों, लाइव प्रीमियर है, आप आराम से आंसर दे सकते हैं। तो ब्रास हो गया, ये हो गया, फिर है लिथियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब दिमाग लगाओ, सब पढ़ा रखा है, ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना। थोड़ा सा सोचें तो सारे आंसर निकले। P4O10, तो बच्चों आगे P ब्लॉक आएगा उसमें पढ़ाऊंगी। P4O10 का स्ट्रक्चर आप देखिए। पहली बात, P4O10 क्या है, तो हम कहेंगे तो अणु है, एक फॉर्मूला दे दिया मतलब ये अणु है, सहसंयोजक बंध है, लेकिन ये अकेला है। तो अकेला है मतलब ये एक मॉलिक्यूल है, तो आणविक ठोस। अब स्ट्रक्चर वाइज आपको पता चलेगा, इसका μ0 आएगा। तो बच्चों ये है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस, प्लस माइनस नहीं होगा इसमें। तो आप कहेंगे ठीक है भाई, द्विध्रुव आघूर्ण इसका 0 आएगा, तो अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अमोनियम फॉस्फेट। अब अमोनियम अलग, फॉस्फेट अलग। अमोनियम NH4+, फॉस्फेट PO4-3। तो तुमने क्या सोचा, एक प्लस एक माइनस है, क्या आंसर दिया। अगर तुमने दिया आयनिक ठोस तो बिल्कुल सही है, ये आयन से। तो हम कहेंगे भाई ये है आयनिक ठोस, आयोनिक सॉलिड। ठीक है, अब बच्चों ठोस HCl, तो एक बार तो दिमाग में आता है अच्छा H+ Cl-, लेकिन E कब से देने लग गया H+ और Cl-, है ना। ठोस HCl में H और Cl के बीच में एकल बंध है। जब तुमने सिंगल बॉन्ड बना लिया तो सहसंयोजक बंध है, और सहसंयोजक है तो आयनिक नाम लेते ही गलत हो गया। H और Cl के बीच में साझा करने के बाद बंध बना है तो सहसंयोजक बंध है। हाँ, Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो वो आंशिक नेगेटिव, हाइड्रोजन नहीं खींच पाया तो पॉजिटिव, लेकिन है तो सहसंयोजक बंध से बना हुआ। और प्लस और माइनस, एक हिस्सा प्लस है एक हिस्सा माइनस है, तो एक भाग प्लस और एक भाग माइनस, मैंने सिखाया था ध्रुवीय। तो भाई ये ध्रुवीय ठोस है, आयनिक तो नहीं लिख दिया तुमने, देखो, है ना। और आयनिक लिख दिया तो अपना कंफ्यूजन दूर करो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ध्रुवीय आणविक ठोस, पूरा लिखे तो। अब ठोस I2, तो I अधातु है, पहली बात आवर्त सारणी में पता है, उधर वाले धातु है, बीच वाले भी धातु है, लेकिन इधर वाले नॉन मेटल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे तो अधातु। अब अधातु है मतलब धात्विक ठोस तो है नहीं, आयन तो में नजर आएगा नहीं इसमें, I और I के बीच में क्या आयन, तो हम कहेंगे आयन भी नहीं है। और I और I के बीच में कोई लड़ाई भी नहीं है, मैं कहूँगी एक I+ है एक I- है, दोनों I तो है, तो फिर प्लस माइनस ही नहीं है तो पोलैरिटी नहीं है ना। तो बच्चों ये हो जाएगा अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, ठोस I2 की बात चलेगी तो अध्रुवीय आणविक, आणविक नहीं लिख रही हूँ मैं, जगह कम है, अध्रुवीय ठोस। सिमिलरली बच्चों फॉस्फोरस, ठोस फॉस्फोरस,
तो ठोस फास्फोरस में क्या होता है, 4 फास्फोरस परमाणु ऐसे कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से। लो, तो ये P4 है। अब क्या तुम्हें प्लस माइनस नजर आ रहा है? तो ध्रुवीय तो नहीं हुआ, सहसंयोजक बंद है, मतलब आयनिक तो वैसे ही खत्म हो गया। फॉस्फोरस अधातु है तो धात्विक खत्म हो गया। अब ये सहसंयोजक बंद दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़ी ज्योमेट्री तो है नहीं, बस 4 फॉस्फोरस ही है। तो ये सहसंयोजक बंध से बंधा हुआ है, लेकिन ये एक अणु है, और ऐसा अणु है जहाँ कोई प्लस माइनस नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है। तो आपको बताना है ये अध्रुवीय आणविक ठोस है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। बोलो क्लियर? और 7वें और 8वें में डरना ही नहीं है, सेम चीज है। रुबिडियम, लिथियम, तो ये ग्रुप 1 नहीं है। हालिना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, और नाम बड़ा एल्कली मेटल, क्षार धातु, तो धातु है। तो जब धातु है तो बात ही खत्म। हमारे पास एक कैटेगरी है धात्विक ठोस, जो भी धातु है उसके अंदर रख लो और उससे कोई सवाल मत पूछो। तो जब आपने कह ही दिया धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। अब फंसा प्लास्टिक, तो भाई ये कब से क्रिस्टल हो गया? प्लास्टिक तो क्रिस्टल ही नहीं है ना, और क्रिस्टल में तो बहुत कम उदाहरण थे हमारे पास। तो हम कहेंगे भाई ये तो काम का ही नहीं है, ये है अक्रिस्टलीय ठोस, है ना, नॉन क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस सॉलिड कह दो। फिर ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट तो ज्योमेट्री इतनी बड़ी है, षटकोणीय पर्तीय, 3D में बहुत बड़ी ज्योमेट्री बनाता है। तो फिर उसे मुझे क्या लिखना चाहिए? अभी तक एक बार भी नहीं आया। तो हम कहेंगे ओहो भाई साहब ने इतनी बड़ी ज्योमेट्री बनाई है तो इसे त्रिविम ठोस बोलना चाहिए। ठीक है। पीतल, पीतल क्या है? पीतल होता है कॉपर और जिंक का मिक्सचर। सही है। पीतल क्या होता है? अच्छा, मेटलर्जी में क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स में, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या बोलते हैं इसको, ब्रास, है ना। तो कॉपर और जिंक का मिश्रण जो है उसे हम बोलते हैं पीतल। ठीक है। तो बच्चों कॉपर और जिंक, तो कॉपर भी धातु और जिंक भी धातु, और धातुओं के मिश्रण को मैं क्या कह सकती हूँ? मैं क्या, तुम क्या बोलोगे? धात्विक ठोस। उसमें क्या सोचेंगे? फिर कांच, कांच तो अक्रिस्टलीय ठोस में क्या पढ़ा था? अनिश्चित, अनियमित व्यवस्था, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, है ना, अनिश्चित ज्यामिति है, फिर कुछ ढंग का नहीं है, समदेशिकता है, गलनांक निश्चित नहीं है ना। और उदाहरण में ले देके लकड़ी, कांच, प्लास्टिक और रबर, है ना। तो फिर इसमें क्या सोचूं? ये तो क्रिस्टल ही नहीं है, ये तो अक्रिस्टल है। तो इसकी तो कैटेगरी के बारे में मुझे सोचना ही नहीं है, इसको तो मैच ही नहीं करते हम। हटा। नेक्स्ट, LiBr, तो बच्चे Li धातु और Br अधातु। तो धातु और अधातु मतलब प्लस और माइनस के मध्य बना बंध आयनिक बंध होता है, और लिथियम प्लस होता है और ब्रोमाइड माइनस होता है, इसलिए इसे मुझे कहना चाहिए आयनिक ठोस। और तुम्हें क्या कहना चाहिए इसको? आयनिक ही लिखा होगा, और नहीं लिखा तो सोचो क्यों नहीं लिखा। इतना सिंपल तो है। लिथियम प्लस होता है, Br माइनस होता है, लिथियम धातु है, Br अधातु है, धातु हमेशा प्लस है, विद्युत धनी, अधातु हमेशा माइनस होता है, विद्युत ऋणी। तो आयनिक बंध की परिभाषा यही तो है, धातु और अधातु परमाणु के मध्य बना बंध आयनिक बंध होता है। तो फिर वो ठोस कौन सा होगा? आयनिक ठोस होगा। क्लियर? तो ये सवाल बनेगा, है ना, एनसीईआरटी में है इसी पैटर्न का, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे एग्जाम्पल्स, बट ऐसा ही क्वेश्चन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि भाई क्रिस्टल में फंसे तो फंसे, लेकिन क्रिस्टल कितने प्रकार के हैं, है ना। कोई भी लगे कहते कि ये क्रिस्टल है तो तुम उसकी पूरी क्या बोलते हैं कुंडली निकाल के दे दोगी कि भाई मैं ये क्रिस्टल लेके आया हूँ, लिया। तो मैं चेक करना है क्या वो आयनिक यौगिक है, क्या वो धातु है, क्या सहसंयोजक त्रिविम है, क्या वो अणु है। अब अणु है तो क्या वो ध्रुवीय है, क्या वो अध्रुवीय है, क्या वो हाइड्रोजन बंध है। एक बार उसकी कुंडली आ गई फिर उसके कैरेक्टर दे दो। भाई आयनिक है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, करंट कब आएगा, है ना। और अध्रुवीय वाला था, सहसंयोजक त्रिविम था तो नहीं आएगा, लेकिन ग्रेफाइट में तो आएगा। तो आन दो, क्या दिक्कत है। ठीक है। तो आई थिंक सिंपल चीज़ें हैं, समझ में आ गई होंगी, है ना। बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, एक लाइक तो बनता है। तो मिलेंगे अगली बार अगले टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।